नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि आप यहाँ पर आपका आकलन करना चाहते हैं तो चाहे तो आप अपने कॉपी में या फिर हमारे कॉमेंट्स के माध्यम से हर एक प्रश्न का आंसर दे सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 प्रश्न आपको वहाँ पर कथन देखने को मिलेंगे, तो हर एक कथन को आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से उनको याद कर लेना है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है। जॉन लॉक का है, स्किनर का है, वॉटसन का है या फिर वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वॉटसन का। इनका कहना है जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ पर आपसे यदि पूछा जाए कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए जो कथन मैंने आपको बताया वो किसका होगा, वो वुडवर्थ का होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यहाँ किसका कथन है, तो याद रखिएगा वो किसका कथन होगा, स्किनर का कथन होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये आगे आएगा प्रश्न में, यदि आगे प्रश्न में आए तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो याद रखिएगा वो किसका कथन होगा, मैकडूगल का कथन होगा। किसका है कथन, ये मैकडूगल का। तो 3 से 4 मैंने यहाँ पर आपको कथन बताए हैं, ये आपको ध्यान में अच्छे से रख लेना है। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्मदाता है। देखिए गेस्टाल्ट संप्रदाय के बारे में तो आपने सुना होगा, इसके जन्मदाता कौन है, कोहलर है, वर्दाइमर है, वुडवर्थ है या फिर कोफका है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, वर्दाइमर। याद रखिएगा जो गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी या फिर जन्मदाता कौन है, वर्दाइमर है। कब की थी, तो ये जो स्थापना की थी ये 1912 में की थी। कब की थी, 1912 में। कहाँ पर की थी, तो ये जर्मनी में की थी। याद रखिएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है ये जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 में की गई थी। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक और शामिल है, मैक्स वर्दाइमर, कोफका और कोहलर, ये सभी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जन्म हुआ। देखिए अभी मैंने आपको बताया चारों विकल्पों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जन्म कब हुआ था, तो ये 1912 में हुआ था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है, यहाँ कथन है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है, कोहलर का है, वुडवर्थ का है, कोफका का है या फिर वर्दाइमर का है। यहाँ पर यदि आपने थोड़ा सा प्रश्न को समझ लिया, अंतर्दृष्टि यहाँ पर लिखा हुआ है और अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा दिया गया है। और ये अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इसकी इन्होंने व्याख्या की, किसकी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, जिसके बारे में आपको सभी को पता होगा। और यहाँ पर यदि कथन पूछे तो ये कथन भी किसके द्वारा दिया गया है, कोहलर के द्वारा ही दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतः दृष्टि के संदर्भ में सबसे विख्यात प्रयोग चिंपांजी पर किसने किया था। फिर से वही प्रश्न आ गया। यहाँ पर देखिए अंतः दृष्टि लिखा हुआ है तो आपको समझ में वैसे आ ही गया होगा, वुडवर्थ, कोफका, कोहलर या फिर वर्दाइमर। चिंपांजी पर यदि पूछे, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो चिंपांजी पर प्रयोग किया था वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो वो कोहलर के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता है। यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता के बारे में पूछा गया है, कौन है, वॉटसन है, रोजर्स है, कोहलर है या फिर फ्रायड है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रोजर्स होना चाहिए। रोजर्स पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। यहाँ पर देखिए प्रबल समर्थक पूछे गए हैं आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के। जिनबार्डो है, गिलफोर्ड है, वेज, JF है या फिर आलपोर्ट है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक के बारे में पूछा गया है तो वो कौन होंगे, आलपोर्ट होंगे। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा।
8वां प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम जो विश्लेषण है ये किसके द्वारा किया गया था? रेमंड केटल के, गिलफोर्ड के, ऑलपोर्ट के या फिर हंस एस्निक के? तो यहाँ पर व्यक्ति संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑलपोर्ट। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 9वां प्रश्न है आपका, व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता। यहाँ पर देखिए व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता के बारे में आपसे पूछा गया है। ब्रूनर है, स्किनर है, डेविस है या फिर ग्लेजर है? तो यहाँ पर व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता। यहाँ पर आपसे पूछे कि स्किनर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया है या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये B.F. स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। एक और पूछा जाता है प्रश्न कि जो B.F. स्किनर है ये कहाँ के निवासी है, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। कब किया था चूहे पर? तो ये 1930 में किया था। साथ में इन्होंने कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया था। किस पर? कबूतर पर भी अपना प्रयोग किया था। यहाँ पर कबूतर पर कब किया था? तो इस पर इन्होंने किया था 1943 में। ध्यान दीजिएगा, चूहे पर इन्होंने 1930 में किया था और कबूतर पर इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ये 1943 में किया था। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता के बारे में पूछे तो वो B.F. स्किनर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में पूछे तो उसके जो प्रतिपादक है या फिर किसके द्वारा दिया गया है सिद्धांत, तो वो भी स्किनर के द्वारा दिया गया और उन्होंने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है? क्यों है? क्योंकि यहाँ व्यक्ति का मनोदैहिक प्राणों के रूप में अध्ययन करता है। यहाँ पर रूप लिखा हुआ है। यहाँ केवल प्राणियों के कार्यों एवं कारण का ही अध्ययन करता है। इसके निष्कर्ष ठोस व अपरिवर्तनीय होते हैं या फिर इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है। मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है। क्यों है? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है कि यहाँ व्यक्ति का मनोदैहिक प्राणों के रूप में अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 11वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। जो मनोविज्ञान है इसको शुद्ध विज्ञान किसके द्वारा माना गया है? स्टीफन के, एडरसन के, जेम्स ड्रेवर के या फिर स्टाउट के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जेम्स ड्रेवर का। इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसके द्वारा माना गया है? तो ये जेम्स ड्रेवर के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? थोड़ी देर पहले मैंने इस परिभाषा के बारे में आपको बताया था पहले ही प्रश्न में कि यहाँ परिभाषा आगे पूछी जाएगी। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। मैकडूगल की है, कॉल्सनिक की है, स्किनर की है या फिर पिल्सबरी की है? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये किसकी है? मैकडूगल की। मैकडूगल का कहना है कि जो मनोविज्ञान है ये आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया विशेषण की निरीक्षण पद्धति देन है। किसकी है? फ्लेंडर की है, स्किनर की है, ब्रूनर की है या फिर वुडवर्थ की? यहाँ पर जो दी गई अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति है ये किसकी देन है पूछा गया है? तो 13वें का आपका राइट आंसर होगा फ्लेंडर की। याद रखिएगा, अंतःक्रिया विश्लेषण की जो निरीक्षण पद्धति है ये फ्लेंडर की देन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता। यहाँ पर जो संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता है वो कौन है? जिन पियाजे व ब्रूनर है, हॉलैंड है, डगलस है या फिर कहलर है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा जिन पियाजे व ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के जो प्रणेता होंगे वो जिन पियाजे व ब्रूनर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले कौन है? थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, मैकडूगल है या फिर स्किनर है? शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले के बारे में पूछा गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न ही सुपर टेट और टेट में पूछे जाते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? रूसो को, ब्लॉक को, हबर्ट को या फिर फ्रोबेल को? तो ये किसको जाता है? तो ये रूसो को जाता है। किसको जाता है? याद रखिएगा, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय जाता है ये रूसो को जाता है।
अगला प्रश्न है आपका पूर्ण कार्यवाद या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी के जन्मदाता। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले ही इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर डायरेक्टली गेस्टाल्ट संप्रदाय के बारे में पूछा गया था, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया गया है। पूर्ण कार्यवाद जिसे हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, इसके जन्मदाता कौन है? स्किनर है, वर्दाइमर है, जॉन स्किनर है या फिर वाटसन है। तो इसके भी जन्मदाता कौन होंगे? वर्दाइमर होंगे। कब की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो की थी वो 1912 में की थी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका इड ईगो व सुपर ईगो। इड ईगो और सुपर ईगो की जो अवधारणा है, इसके जन्मदाता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं किसके द्वारा दी गई और उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इड ईगो व सुपर ईगो की जो अवधारणा है, इसके जन्मदाता कौन है? हल है, फ्रायड है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? आपका सही आंसर होगा फ्रायड। फ्रायड के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, या फिर कह सकते हैं जो इड ईगो व सुपर ईगो है ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया है। कहाँ के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया वियना के ये निवासी थे। और इन्होंने मन के कितने स्तर बताए हैं? तो उन्होंने मन के 3 स्तर बताए। कितने स्तर बताए हैं? मन के 3 स्तर बताए। पहला है चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन। कितना प्रतिशत बताया? प्रतिशत में इन्होंने 10% बताया और भाग में 1/10 भाग बताया। यहाँ पर देखिए भाग में पूछे तो 1/10 होगा और प्रतिशत में पूछे तो वो 10% होगा। दूसरा इन्होंने जो बताया है वो आपका होगा अर्ध चेतन मन। अर्ध चेतन मन, ठीक है, अर्ध चेतन मन बताया है। और तीसरा जो इन्होंने मन बताया है वो अचेतन मन बताया। कौन सा? अचेतन मन। अचेतन मन इन्होंने प्रतिशत में 90% बताया है। और यहाँ पर भाग में हम जाने तो 9/10वां भाग इनका कौन सा होगा? अचेतन मन का होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत में और भाग में दोनों में आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर इड ईगो व सुपर ईगो नाम बार बार आ रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि इन्होंने मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो इसे भी इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 ही भागों में बांटा है, इड ईगो और सुपर ईगो। हिंदी में हम जाने तो इसको कहते हैं इदम, अहम और पराहम। याद रखिएगा। एक और पूछा जाता है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसके द्वारा बताई गई है? तो वो मैकडूगल के अनुसार बताई गई। किसके द्वारा? मैकडूगल। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मूल प्रवृत्ति मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पूछा जाता है कि जो मैंने आपको 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये फ्रायड के द्वारा दी गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन मूल प्रवृत्ति या फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये फ्रायड के द्वारा ही दी गई है। तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और प्रश्न निकल कर आता है कि मन की जो तुलना है वो बर्फ से किसके द्वारा की गई है? तो वो भी फ्रायड के द्वारा ही की गई। बर्फ की तुलना इन्होंने किससे की है? बर्फ से की है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद अच्छे से कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? फ्रायड के द्वारा दिया गया है। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इदम, अहम, परम अहम या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी हाल ही मैंने बताया था इड ईगो और सुपर ईगो, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इदम, अहम और पराहम, यानी कि ये तीनों ही मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था? यहाँ पर देखिए टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का जो प्रयोग है ये कब किया गया था? आपको सन बताना है। 1787, 1885, 1795 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था 1787 में। याद रखिएगा 1787 में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न निकल कर आता है। जैसा कि आप यदि प्रश्न पढ़ेंगे, यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए टाइडमैन। देखिए 2 प्रश्न बनकर आ रहे हैं। यहाँ पर नाम पूछे तो टाइडमैन होगा, सन पूछे तो 1787 होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए वहाँ कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नकर्ता विधि है, मनोभौतिकी विधि है, आत्मनित अंकन विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि है। तो वहाँ विधि कौन सी होगी, मनोभौतिकी विधि होगी, जिस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए साथ में यदि हम सरल वे में इसको जाने तो उसका साधारण जो परिभाषा निकल के आती है वो यह है कि मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का जो अध्ययन है वो कौन सी विधि में होता है, तो वो मनोभौतिकी विधि में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मापन व निरीक्षण पर विशेष बल किसके द्वारा दिया गया है। क्षेत्र सिद्धांत, पूर्णागतिवाद सिद्धांत, अवयवीवाद सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद के द्वारा। मापन व निरीक्षण पर विशेष बल किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है, तो ये व्यवहारवाद के द्वारा दिया गया था। एक इंपोर्टेंट है, यानी कि काफ़ी बार जो प्रश्न पूछा गया है ये व्यवहारवाद से संबंधित पूछा जाता है कि जो व्यवहारवाद है इसके पिता कौन है या फिर इसके प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा वो कौन होंगे, वॉटसन होंगे। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवाद के पिता कौन है, तो वो कौन होंगे, वॉटसन होंगे। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न में आपको क्यूज के तौर पर बताना है कि यहाँ पर जैसे कि मैं तो यहाँ पर बता दूंगा कि स्थापना कहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। ये दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। वैसे प्रश्न एक ही है, किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ये दोनों के आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से फटाफट देना है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है या फिर गलत। तो यहाँ पर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी ये पूछा गया है, तो ये कहाँ पर हुई थी, लेप्जिग में हुई थी, जर्मनी में। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को तैयार करना, बोलकर अच्छे नोट लिखाना, विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना या फिर बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। यदि आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहाँ कथन है, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, क्रो एंड क्रो के, मैकडोगल के, स्किनर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 25 का आंसर होगा क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर जो दिया गया कथन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दूंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। यदि मैंने बताया और आपने याद रखा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से तुरंत आंसर दे सकते हैं मेरे बताने से पहले। ब्रिटेन के हैं, भारत के हैं, अमेरिका के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर B.F. स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये पूछा गया है, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के थे। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर किया था। चूहे पर कब किया था, 1930 में किया था। कबूतर पर कब किया था, 1943 में किया था। यह जानकारी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको दे चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ कथन जो है किसके द्वारा दिया गया, स्किनर, राइबर्थ, J.S. पैकेंजी या फिर डेकार्त। तो यहाँ पर 27वें का आंसर आपको बताना है क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है, स्किनर का है। स्किनर के बारे में थोड़ी देर पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ, कौन सा सिद्धांत दिया था, कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता है बालक की बुद्धि की गणना करने को, बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने को, कक्षा अनुशासन बनाए रखने को या फिर बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने को। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को क्यों आवश्यकता है इसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा, बालक की बुद्धि की गणना करने को आवश्यकता है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लेवे। प्लेवे शब्द का प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर देखिए जो प्लेवे शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, कुक के, ब्राउन के, पियाजे के या फिर हरकोल के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्लेवे शब्द का जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये कुक के द्वारा किया गया था।
बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? यहाँ पर देखिए बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि है जो सहायक होती है? नियंत्रित निरीक्षण विधि है, मनोभौतिक विधि है, चिकित्सा विधि है या फिर आत्मनिष्ठ अंकन विधि है? बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है, इसके बारे में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा नियंत्रित निरीक्षण विधि। ये बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यालयी शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है कि शिक्षक की प्रमुख विधियां क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए या फिर शिक्षा की संकल्पना। एक विद्यालयी शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है। क्या जान लेता है? तो वहाँ बच्चे कैसे सीखते हैं, यदि ये जान लेता है तो एक विद्यालयी शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक बन सकता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? वहाँ कौन सी विधि है जिसमें बालक का अध्ययन किया जाता है, ना कि एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? क्षैतिज विधि है, लंबात्मक विधि है, सांख्यिकी विधि है या फिर प्रयोगात्मक विधि है? तो वह विधि लंबात्मक विधि होगी। याद रखिएगा, जो लंबात्मक विधि होती है इसमें एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी क्या है? कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कला व विज्ञान। याद रखिएगा, जो सांख्यिकी है ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है, ये पूछा गया है। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, शिक्षा का साधन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा या फिर मनोविज्ञान का आधार शिक्षा है? तो यहाँ पर आपका 34 का आंसर होगा शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? तो शिक्षा का जो आधार क्या है वो मनोविज्ञान है। ये संबंध होता है शिक्षा और मनोविज्ञान में। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। अभिक्षमता का रखा जाता है, रुचि का रखा जाता है, योग्यता का रखा जाता है या फिर उपरोक्त सभी का? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उसमें अभिक्षमता का भी ध्यान रखा जाता है, रुचि का भी ध्यान रखा जाता है और योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, बालक की भांति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह किस सिद्धांत का? यहाँ पर जो दिया गया है ये किस सिद्धांत का है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, ध्वंस का सिद्धांत से है या फिर मनोरंजन का सिद्धांत है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा, बालक की भांति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वहाँ खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह किस सिद्धांत का है? तो यहाँ अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत का है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? कार्ल सी गैरिसन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कौन सी विधि का अध्ययन किया है। क्षैतिज विधि का, लंबात्मक विधि का, सांख्यिकी विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का? तो उन्होंने लंबात्मक विधि का। याद रखिएगा कौन सी विधि का? लंबात्मक विधि का। थोड़ी देर पहले ही इस विधि के बारे में मैंने जिक्र किया था कि एक साथ एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है, वहाँ कौन सी विधि होगी? लंबात्मक विधि होगी। और इस विधि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल सी गैरिसन के द्वारा किया गया था। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? रेवनी का, अरस्तु का, डेकार्ट का या फिर स्किनर का? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अरस्तु का। याद रखिएगा, जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वोचित है? स्वयं आरवे है, स्वलिखित जीवनी आख्या है, क्रमबद्ध प्रेक्षण या फिर साक्षात्कार है? तो यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा साक्षात्कार। याद रखिएगा, साक्षात्कार विधि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृद्धि जानने हेतु सर्वोचित है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा जीवन का अंग है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? ड्वी के, हर्बर्ट के, क्रो एंड क्रो के या फिर स्पेंसर के? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये क्रो एंड क्रो का कथन है कि जो शिक्षा है ये जीवन का अंग है। यहाँ पर क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है।
अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करती है? विद्यालय, कमीशन, शैक्षिक उद्देश्य या फिर शिक्षा में संचार। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक उद्देश्य स्थापना में सहायता करती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का केंद्र कौन है? सरल सा है, सभी को पता है। शिक्षा का केंद्र कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, शिक्षण होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर शिक्षा का केंद्र पूछा गया है तो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापन में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी किसके द्वारा संभव हो सकती है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या फिर श्रव्य दृश्य सहायता। यहाँ पर अध्यापन में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारी किसके द्वारा संभव हो सकती है? तो ये चर्चा विधि के द्वारा संभव हो सकती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक शिक्षा का साहचर्य सिद्धांत नहीं? यहाँ पर देखिए, साहचर्य सिद्धांत शिक्षा का कौन सा नहीं है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत है या फिर कार्यवाहक कंडीशनिंग सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत और कार्यवाहक कंडीशनिंग सिद्धांत, ये तीनों ही साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भूख, प्यास, सुरक्षा की जरूरत, ये सभी इरादे हैं किसके हैं? कृत्रिम, अभिग्रहित, सामाजिक या फिर प्राकृतिक। तो यहाँ पर 45 का आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होगा प्राकृतिक। याद रखिएगा, भूख, प्यास और सुरक्षा की जरूरत ये सभी क्या है? प्राकृतिक इरादे हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाते हैं वह रचनात्मक खेल है, काल्पनिक खेल है, स्वतंत्र खेल है या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाते हैं उन खेल के बारे में आपको बताना है। तो वहाँ खेल कौन से होंगे? रचनात्मक खेल होंगे। कौन से खेल होंगे? रचनात्मक खेल होंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नावली है, समाजमिति है, बुद्धि परीक्षण है या फिर साक्षात्कार है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रश्नावली। सामाजिकता की जांच हेतु जो सर्वश्रेष्ठ विधि होगी ये प्रश्नावली होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट के शिशु दीजिए। मैं उनके गुणों, वृत्तियां, योग्यताओं, उनके पूर्वजों के व्यवसायों और जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। यहाँ कथन जो है ये किस मनोवैज्ञानिक का है? फ्रायड का है, वॉटसन का है, स्किनर का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वॉटसन का कथन है। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यहाँ कथन किसका है? प्लेटो का है, लोविट का है, स्किनर का है या फिर हर्बर्ट का? यहाँ पर दिया गया कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये स्किनर का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यहाँ कथन स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। अंतिम प्रश्न है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति पर केंद्रित है। नैतिक तर्क किस पर जोर डालता है? समाज पर, नैतिक मुद्दे पर, नैतिकता पर या फिर सामाजिक संज्ञानात्मकता पर? तो ये डालता है नैतिक मुद्दों पर। याद रखिएगा, सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति पर केंद्रित है। नैतिक तर्क किस पर जोर डालता है? तो ये नैतिक मुद्दे पर जोर डालता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अभी ही फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको सही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।